मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। हेलो बच्चों, तो कैसे हो? तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज एक नया टॉपिक सुनने जा रहे हैं, क्या ओम्स लॉ, जो कि मोस्ट अवेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ देखो हम लोग क्या ओम्स लॉ का क्या पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जो क्या किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट होता है वो क्या होता है, उसी के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ना, अगर मान लेते हैं हम है और मेरा दोस्त साथ में अगर पढ़ रहा है और दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं वैसे वैसे भी वही पढ़ाई कर रहा है। हम जितना पढ़ रहे हैं वो भी उतना पढ़ रहा है, और हम दोगुना स्पीड से पढ़ रहे हैं तो वो भी दोगुना स्पीड से पढ़ रहा है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हम कर रहे हैं वो भी उतना कर रहा है, अगर दोगुना हम कर रहे हैं तो अगला भी दोगुना कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है, जो करंट होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से देखो कि आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, मतलब वोल्ट होता है। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। यहाँ देखो जो प्रोपोर्शनल आप 9 क्लास में पढ़े होगे तो क्या होता है, वही प्रोपोर्शनैलिटी आया होगा। जो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। जब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, जब यहाँ से क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। यहाँ देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो इसको हम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी कर सकते हैं। तो भी के बढ़ने से आई बढ़ेगा, आई के बढ़ने से भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे ये वैसे आई के बढ़ने से v बढ़ेगा, वैसे ही v के बढ़ने से i बढ़ेगा। तो यहाँ देखो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। हटा के यहाँ कांस्टेंट एक आ जाएगा r इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर हमारा हो जाएगा v बाई आई, जो कि एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पर R डिनोट करता है रेजिस्टेंस को, G डिनोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, यहाँ पर I डिनोट करता है करंट को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। R बराबर V बाई आई। चलो क्या होता है, ओम्स लॉ समझिए कि ओम्स लॉ होता क्या है कि जो भी करंट होता है वो क्या होता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि V है। यहाँ पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V लिखते हैं, V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। आई के बढ़ने से V बढ़ेगा, V के बढ़ने से भी आई बढ़ेगा। यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे, कांस्टेंट आया आर, जो क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कहते हैं। आर बराबर यहाँ से आई नीचे गया तो आर बराबर V बाई आई। ठीक है, चलो वहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म निकाला था, क्या है, रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में पढ़े तो हम लोग क्या निकाले थे, एक कांस्टेंट टर्म निकाले थे, क्या है, कांस्टेंट। वही कांस्टेंट आर क्या है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को रोकने का काम करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, और लिखते हैं यहाँ पर। हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पर, वहाँ क्या पढ़े थे हम लोग, V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़े थे। V इज इक्वल्स टू आई आर बराबर V बाई आई। इसी डिफिनेशन को हम इस टर्म में रेजिस्टेंस मतलब V बाई आई भी है, इसको और लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल difference between the ends of a conductor and the
करंट फ्लो थ्रू इट if a constant quantity called resistance। मतलब क्या कि किसी भी कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या देता है, कांस्टेंट देता है। क्या देता है? कांस्टेंट क्वांटिटी देता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस कहते हैं। और इस रेसिस्टेंस का द रेसिस्टेंस the SI unit of resistance is ohm, OHM. It is denoted by ohm। इसको क्या लिखते हैं? ऐसा यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का? ओम। इसको क्या करते हैं? इस तरह डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, V = IR फॉर्मूला था ओम्स लॉ से। यहाँ से R बराबर V/I हुआ था, यहाँ पर I बराबर V/R लिख सकते हैं ना। ये R इधर लगा, I इधर चला था। इस फॉर्मूला को दे करके हम अगर देखो पोटेंशियल अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या करंट बढ़ेगा। अगर ये दोगुना बढ़ेगा तो अगर मान लेते रेसिस्टेंस को फिक्स कर दें, अगर रेसिस्टेंस को फिक्स कर दें और V का मान दोगुना कर दें तो करंट भी दोगुना हो जाएगा। अगर आधा कर दे तो ये भी हाफ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर रेसिस्टेंस को दोगुना कर दे करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ क्या कर सकते हैं कि करंट जो होता है, current is directly proportional to the voltage। नहीं, यहाँ करंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस या PD लिखो सिंपल, P और D। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। एंड सेकंड बात ये लिख सकते हैं हम कि जो रेसिस्टेंस होता है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the current। ये बात लिख सकते हैं कि क्या है, जो करंट और जो पोटेंशियल है वो क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो रेसिस्टेंस है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेसिस्टेंस दोगुना होता है तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर पोटेंशियल दोगुना होता है तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेसिस्टेंस के हाफ होता है। जैसे देखो यहाँ भी देख लो, मान लेते हैं हमारा V को क्या करते हैं? दोगुना कर देते हैं, 2V हो जाएगा। अगर V हमारा 2V है, ठीक है, और R को फिक्स करते हैं, R बराबर R, तो करंट क्या हो जाएगा? I बराबर क्या होता है? V/R। तो इस I की जगह V की जगह हम लोग 2V लिख सकते हैं बाई R। ठीक है, तो I बराबर 2। V/R का मान कितना होता है? V/R का मान I होता है ना। तो 2 यहाँ I1 कर देते हैं, है ना। यहाँ का I का मान V/R हुआ, इसको हम I2 कर देते हैं। देखो I2 2y यहाँ V/R है, यहाँ से देखो और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ से इसको I लिख सकते हैं। देख रहे हो करंट क्या हो गया? दोगुना हो गया। और वही मान लेते हैं हम कि V को फिक्स कर देते हैं और रेसिस्टेंस को 2R कर देते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा? I बराबर हो जाएगा हमारा
V बाई आर होगा तो यहाँ से जो I2 करंट आएगा V को भी लिख दिए और R को 2R लिख दिए, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 V बाई आर। तो इस V बाई आर को I2 बराबर 1/2 I लिख सकते हैं कि V बाई आर का मान देखो I बराबर V बाई आर है। तो देख रहे हो करंट यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस दोगुना हुआ तो क्या करंट हाफ हो गया यहाँ पर, और पोटेंशियल दोगुना हुआ तो क्या हुआ करंट यहाँ पर क्या हो गया दोगुना हो गया 2I हो गया, यहाँ पर 2I हो गया। ये बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने 1 कूलम पढ़ा था, 1 एम्पियर पढ़ा था, 1 वोल्ट पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 ओम। 1 ओम क्या होता है रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है। तो याद देखो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड टू इट एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। अगर किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और उसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो जाए तो वहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस जनरेट होगा। वहाँ पर कितना रेजिस्टेंस जनरेट होगा 1 ओम का। ये बात समझ गए? अब देखेंगे पोटेंशियल और किसके बीच में पोटेंशियल और यहाँ देख लो 1 रेजिस्टेंस बराबर है ना 1 ओम है ना 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 V बाई 1 एम्पियर। ठीक है, चलो अब आते हैं ग्राफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ। तो यार हम लोग ने ओम्स लॉ में पढ़ा था क्या होता है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी फिक्स्ड है कि कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है पोटेंशियल जो क्या होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर करंट जितना बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल 1 बढ़ेगा तो अगर पोटेंशियल 1 बढ़ेगा तो करंट भी 1 बढ़ेगा। यहाँ देखो मान लेते हैं स्टार्टिंग समय में दोनों पोटेंशियल को मान लेते हैं शुरुआत में पोटेंशियल 0 और करंट भी 0। और मान लेते हैं अगर पोटेंशियल x बढ़ेगा तो करंट भी x बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल 4x बढ़ेगा तो करंट अगर पोटेंशियल यहाँ देखो अगर पोटेंशियल 4x बढ़ेगा तो करंट भी तो 4x बढ़ेगा। तो जितना वो बढ़ेगा उतना ही होगा डायरेक्टली, मतलब इसके बढ़ने से अगला बढ़ रहा है। अगर ये 2x बढ़ रहा है तो अगला भी 2x बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ग्राफ है सीधा है। चल ये करंट है हमारा, ये क्या है करंट, इसको I से डिनोट कर दिए। ये हमारा क्या है वोल्टेज, वोल्ट कर दो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कर दो। तो यहाँ देखो इनिशियली समय में मान लो यहाँ पर इनिशियल समय में 0 रहेगा नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं 1 बढ़ा तो पोटेंशियल भी 1 बढ़ेगा। अगर यहाँ मान लो 2 बढ़ा करंट तो यहाँ देखो ये भी 2 बढ़ेगा। अगर मान लो 3 बढ़ा ये भी 3 बढ़ेगा। इस पॉइंट पर ये करते रहते क्या होगा एक यहाँ देखो लाइन से हट गया था, लेकिन देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा। तो पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल और करंट के बीच में। देखो अब एक सिंपल चीज़ देखो गुड कंडक्टर रेसिस्टर्स और इंसुलेटर ये क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंस क्या होते हैं जिसके पास लो रेजिस्टेंस होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे सिल्वर गोल्ड कॉपर। ठीक है, कॉपर का हम लोग वायर में भी यूज़ करते हैं और सिल्वर गोल्ड का हम इसीलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और दोस्त यहाँ देखो अब कंडक्टर यहाँ पे देखो रेसिस्टर देखो जो भी सब्सटेंस क्या होता है जिसके पास हाई रेजिस्टेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग रेसिस्टर कहते हैं, जैसे नाइक्रोम। ठीक है, उसका देखो जो सब्सटेंस जिसके पास इनफाइनाइट मतलब अनंत मतलब कि उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर सकता वैसे सब्सटेंस को लोग क्या कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और ग्लास etc। ठीक है, फिर आगे भी देखेंगे हम लोग रेसिस्टेंस का इफेक्ट, रेसिस्टेंस कैसे कैसे इफेक्ट करता है लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर। ठीक है, चलो आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो कि क्या करें रेसिस्टेंस को अफेक्ट करें, मतलब रेसिस्टेंस में अंतर ला सके। तो पहला इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर हमारा कितना लंबा है और कितना छोटा है।
कंडक्टर जितना पतला होगा, कंडक्टर जितना पतला और लंबा होगा उतना ही रेसिस्टेंस हाई होगा। अगर मान लो इस तरीके से, मान लो कि एक पाइप है, मान लो एक पाइप है जो कि एक पतला पाइप है, मान लो एक पाइप है जो कि एक पतला पाइप है, अगर इसके थ्रू पानी पास थ्रू करेगा तो बहुत डिफिकल्टी से करेगा, उधर कम पानी फ्लो होगा ना। अगर कम जगह रहेगा, अगर पतला पाइप रहेगा तो इससे अगर पानी फ्लो कराना रहेगा तो कम पानी फ्लो करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी ये होता है कि जितना पतला तार होता है, जितना कंडक्टर पतला होता है उतना ही उसका रेसिस्टेंस हाई होता है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि जो भी करंट होता है वो क्या, जो भी रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, जो लेंथ होता है, जो भी रेसिस्टेंस होता है, जो भी यहाँ रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन कर सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ है, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रेसिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट लाता है। जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर के इस वाले पार्ट को हम क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं, ये पहले ही बता चुके थे। इसका जो भी एरिया, और जितना बड़ा एरिया होगा इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा। मतलब अगर वायर जितना मोटा होगा, इसका कहने वाला सिंपल बात है, वायर या फिर कंडक्टर जितना मोटा होगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा, और जितना वायर पतला होगा मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा उतना ही रेसिस्टेंस हाई होगा। इसका मतलब कंक्लूजन हमसे ये निकला कि जो भी रेसिस्टेंस होता है, जो भी यहाँ पर रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, ये क्वेश्चन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब तीसरा इफेक्ट क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब कि आप कौन सा कंडक्टर किस मटेरियल का ले रहे हो। आप सिल्वर का लोगे तो वो अलग तरह से एक्ट करेगा, अगर आप नाइक्रोम का वायर लोगे तो वो अलग तरह से इफेक्ट होगा। अगर नाइक्रोम वायर लोगे तो क्या होगा, उसमें हाई रेसिस्टेंस होगा, हाई रेसिस्टेंस होगा तो उसका करंट फ्लो बहुत कम करेगा, ना के बराबर करेगा, ठीक है। और अगर हम सिल्वर का लेते हैं या फिर गोल्ड का लेते हैं वायर तो उसमें करंट एकदम फ्लो होगा, वो गर्म भी कम होगा। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा वायर पर या फिर कंडक्टर में, चौथा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। अब इस प्रकार से देखो, मान लेते हैं हम हैं, ठीक है, एक गली से गुजरना है, ठीक है, एक गली फिक्स्ड है और उस गली से हमको गुजरना है। अगर मान लेते मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है या फिर कोई मान लेते मेरे पीछे कोई पुलिस लगा हुआ है, अगर हम भागेंगे उस पतली गली से, और उस पतली गली से अगर हम वहाँ से भागेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दीवार से टकरा जाए। हम दीवार से टकरा जाए तो हमको चोट लगेगा, है ना। मेरे दिमाग में बहुत टेंशन डिप्रेस होगा, बहुत क्या करेंगे, जल्दी भागेंगे, मेरा बॉडी क्या होगा, हीटअप होगा। तो जितना उसी तरह से इसमें भी करंट में भी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर जितना हीटअप हो गए उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब उतना ही करंट क्या होगा, हाई वेलोसिटी के साथ टकराएगा। अगर टकराएगा तो टकराने से क्या होगा, उसका स्पीड कम होगा, टकराने से स्पीड कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पर करंट में वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। वही अगर मान लेते हैं कि क्या हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब पुलिस की जगह क्या मेरे पीछे छोटा सा बच्चा भाग रहा है तो आराम से भागेंगे, गली से आराम से भागेंगे तो टकराएंगे भी कम, ना के बराबर वहाँ टकराएंगे, हम पास उससे छुटकारा पा जाएंगे। मेरे ऊपर हम हंसी खेलते होते मेरे ऊपर टेंशन भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, हम आसान तरीके से भागेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, जब टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रेसिस्टेंस भी हाई होगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। अब यहाँ देखो, जो यहाँ से एक चीज़ लेके आए, ठीक है, यहाँ देखो रेसिस्टिविटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नया एक कॉन्सेप्ट आएगा रेसिस्टिविटी। हम क्या बात बोले यहाँ पर, रेसिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पहला इक्वेशन यहाँ पर बना। यहाँ पर एक और बात बोल देगी, रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। सेकंड इक्वेशन, अगर ये दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को अगर मर्ज कर दे तो यहाँ से निकल जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट ये है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर दोनों को मर्ज कर दे तो यहाँ पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। अगर ये तुमको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ एक नया चीज़ का जन्म हुआ जिसको क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का साइन क्या होता है, ये रो L/A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा, यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, रो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस रो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस रो को हम लोग क्या लिखते हैं, R × A/L,
ठीक है। यहाँ देखो आर क्या होता है रेजिस्टेंस को ओम लिख सकते हैं, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ क्या होगा मीटर, ऐसे मीटर और मीटर कैंसिल आउट, यहाँ से मीटर और मीटर एक यहाँ से एक मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा रेसिस्टिविटी या फिर रो का यूनिट क्या निकल जाएगा ओम मीटर, क्या निकल जाएगा ओम मीटर। यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख सकते देखो SI unit of simple unit of resistivity is ओम मीटर और ओम मीटर OHMMETRE, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ हो गए। आज का भी क्लास बहुत दिक्कत वगैरह होगा, बहुत सारा साउंड्स आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। आप यहाँ से समझिए इफेक्ट रेसिस्टेंस पर क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है, और वहाँ से एक चीज़ नया डेवलप हुआ रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पर देखो अगला क्लास में जो भी क्लास होगा, अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टिविटी के बारे में कुछ और चीज़ जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ और पैरेलल के ऊपर आएंगे, और सीरीज़ और पैरेलल एक ही लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो भी होगा इससे बेटर ही होगा। बस ये वीडियो आप लोग मैनेज करिए, ठीक है। बाय।